Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Sanaullah Aman. From the behalf of Unique Academy, I am going to conduct our next lecture, lecture number 2, chapter number 1, Introduction. आज हम अपने अगले लेक्चर को डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है इसके अंदर आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है? राइट एनी फोर, शॉर्ट क्वेश्चन है राइट एनी फोर characteristics of living things। लिविंग थिंग्स की कोई 4 करैक्टर लिखें। 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, तो आप इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हाईली मुनज़्ज़म है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी इनको तरतीब से बनाया गया है। कहने का मकसद है बेटे, अल्लाह ताला ने इनको तरतीब से बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा कान थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ये मेरा नाक थोड़ा सा इधर आ जाए और ये वाला कान मेरा थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मेरे पूरे ढांचे में बिगाड़ आ जाएगा। इसी तरह हम एक सिंपलेस्ट या सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है। अगर बैक्टीरिया के अंदर एक मॉलिक्यूल या एटम या कोई भी उसका स्ट्रक्चर आगे पीछे हो जाए तो इसकी शक्ल में बिगाड़ आ जाएगा। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनको एक तरतीब के साथ बनाया गया है। एंड कॉम्प्लेक्स इंटाइटीज़, और बहुत ही पेचीदा स्ट्रक्चर है। इंटाइटीज़ स्ट्रक्चर्स या सब्सटेंसेस भी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी सिंपल नहीं हो सकता, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया लिखा है और साथ ये वायरसेस या वायरस लिख देता हूँ। अब बैक्टीरिया और वायरस को बनाने में या बैक्टीरिया और वायरस की बॉडी को लाखों और करोड़ों एटम मिलकर बनाते हैं। बैक्टीरिया की बॉडी को लाखों और करोड़ों एटम बनाते हैं। अब इसकी बॉडी कैसे सिंपल नहीं हो सकती, बल्कि इसकी तो बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई। यानी बैक्टीरिया और वायरसेस की बॉडी को बनाने में लाखों करोड़ों एटम इन्वॉल्व हैं। अब इसकी बॉडी सिंपल तो नहीं हो सकती, बल्कि क्या हो सकती है? इसकी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स इंटाइटीज़, के लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉम्प्लेक्स इंटाइटीज़ हैं। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ कि बैक्टीरिया और वायरसेस की बॉडी को बनाने में लाखों और करोड़ों एटम शामिल हैं। जब लाखों और करोड़ों एटम शामिल हैं उसकी बॉडी को बनाने में, तो इस बॉडी को सिंपल नहीं कहते,
इस बॉडी को क्या कहते हैं? हाईली कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स की एक और मिसाल दे देता हूँ, सिंपल जो है, आप एक मोबाइल लेते हैं, मार्केट से नया मोबाइल लेते हैं, एक तो उस मोबाइल में ऑलरेडी कंपनी कुछ सॉफ्टवेयर डालती है, बाद में फिर आप खुद सॉफ्टवेयर डालते हैं, मज़ीद सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर डालते हैं। जब आपने कंपनी से लिया क्या था? वो सिंपल था, जैसे आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालते गए, मज़ीद डालते गए, वो हाई टू कॉम्प्लेक्स होता गया। जब हाई टू कॉम्प्लेक्स हुआ है, अल्टीमेटली उस मोबाइल की जो फंक्शनैलिटी है वो भी बढ़ी है। यानी मैं सिंपली क्या कहूँगा कि कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंक्शनैलिटी के कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फंक्शनैलिटी की। यानी जैसे आप उस मोबाइल के अंदर अपनी तरफ से और सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी, साथ उसकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ जाएगी। यानी ऑर्गेनिज्म जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, अल्टीमेटली उसकी फंक्शनैलिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फंक्शनैलिटी के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे अहम करैक्टर है कि लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। लिविंग थिंग्स एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वन सेल, अगर वन सेल वाला ऑर्गेनिज्म है तो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर। और अगर मोर सेल्स, एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है तो ये क्या लाएगा? मल्टी सेलुलर। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक करैक्टर है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। अगर एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक ही सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रहा है। जैसे बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये जो प्रोटिस्ट हैं, उनकी बॉडी क्या है? उनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल की बनी हुई है, तब वो क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और मल्टी सेलुलर जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। तीसरा जो इसका करैक्टर है, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर करैक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनके जो सेल्स हैं, उनके सेल के अंदर डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। इस जेनेटिक मटेरियल जिसे डीएनए कहा जाता है, इस डीएनए में जीन्स होते हैं। ये डीएनए, और डीएनए में ये यानी इनके पास जीन्स होते हैं और जीन्स करैक्टर्स के लिए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
बालों की रंगत का जीन, और फिर बॉडी को बनाने वाले जीन्स, यानी इनके पास जेनेटिक प्रोग्राम है, यानी इनके पास जीन्स हैं करैक्टर्स के लिए, इनकी खसूसियात के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कहा है बालों की कलर का जीन, और फिर कानों के कलर का जीन्स, बालों की रंगत का जीन्स, पूरी बॉडी को बनाने वाले जीन्स इनके पास मौजूद हैं। यानी इनके पास बालों की रंगत क्या हो गई, करैक्टर हो गई, और बालों की रंगत के लिए एक जीन हो गया। इसी तरह बॉडी को बनाने वाले जीन्स, बॉडी को बनाने वाले, स्टमक को बनाने वाले, पूरी बॉडी को बनाने वाले जो जीन्स हैं वो इनके पास मौजूद हैं। और यही जीन्स क्या होते हैं, आगे ट्रांसफ़र होते हैं ताकि आगे जाकर पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाया जा सके। यानी इनके पास क्या है, जेनेटिक प्रोग्राम है। जेनेटिक प्रोग्राम किस शक्ल में है, ये डीएनए की शक्ल में है, और इस डीएनए में क्या है, जीन्स हैं, और जीन्स किसके लिए होते हैं, ये करैक्टर्स के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर एट्सेट्रा। डीएनए जेनेटिक प्रोग्राम, और डीएनए में क्या है, जीन्स हैं। एक्चुअली जीन्स आर द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन्स क्या हैं, ये सेगमेंट हैं, हिस्सा है किसके, डीएनए के। जो पांचवा करैक्टर है, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बॉडी के अंदर या मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का टूटना कम हो जाए तो अल्टीमेटली मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और ये बीमारी हो जाएगी, जिससे मैं क्या कहूँगा, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा टूटे, यानी मेरे सेल्स ग्लूकोज को ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो अल्टीमेटली मुझे एक और बीमारी हो जाएगी, जिससे मैं क्या कहूँगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो बेटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल भी करते हैं, और हम इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटा कहा जाता है चेंज को, मेटा कहते हैं चेंज को, यानी चेंज आ जाती है। जो छठा करैक्टर है, कैन ग्रो इन साइज, ये अपने साइज में बढ़ते हैं। यानी छोटा बेबी बॉर्न होता है, 2 माह बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर साल बाद और बड़ा हो जाता है, फिर 5 साल के बाद मज़ीद बड़ा हो जाता है। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने साइज में बढ़ते हैं, और ये करैक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सातवां जो करैक्टर है, कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। बेसिकली ऑर्गेनिज्म, बेसिकली जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट 2 तरह का होता है। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट 2 तरह का होता है। एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल
इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जो मुझे सराउंड कर रहा है, वो इन्वायरमेंट जो मेरे बाहर मौजूद है, मेरी बॉडी से बाहर है, जैसे एयर, वाटर, टेम्परेचर वगैरह, और वो चीज़ें जो मुझे सराउंड कर रही हैं, वो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो मेरी बॉडी के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ब्लड इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी वो चीज़ें जो मेरी बॉडी के अंदर हैं वो मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट है, और वो चीज़ें जो मुझे सराउंड कर रही हैं, मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, यानी ये होम्योस्टैसिस करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करते हैं? ये होम्योस्टैसिस करते हैं, यानी ये ऑस्मो और रेगुलेशन करते हैं, यानी अपने ब्लड के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब जैसे थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली मेरी बॉडी उसका रिस्पॉन्स देती है, फौरी तौर पर स्वेटिंग होती है, जिससे मेरी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। तो कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, इसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्यो सेम, होम्यो कहते हैं सेम, और स्टैसिस स्टे, एक जैसा रहे। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। दैट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करते हैं, सिमिलर टू देमसेल्फ, जो उन जैसे होते हैं या उनकी तरह होते हैं। और ये करैक्टर क्या कहलाती है? ये करैक्टर रिप्रोडक्शन कहलाती है। जो नोवा करैक्टर है, कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होगी तो ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्स देगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज हो गया, यानी कि मेरा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, तो फौरी तौर पर ऑर्गेनिज्म या मैं उसका रिस्पॉन्स कैसे दूंगा? मेरे ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर, जो हाइपोथैलेमस है वो थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है। तो हाइपोथैलेमस फौरी तौर पर उसका रिस्पॉन्स शो करवाएगा। कैसे रिस्पॉन्स शो करवाएगा? फौरी तौर पर मेरे बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, मुझे पसीना आएगा, मेरी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो स्किन के ऊपर कैपिलरीज हैं, वो डायलेट हो जाएंगी, वो फैल जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट मेरी बॉडी से निकलकर इन्वायरमेंट में जाए और मेरी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो सके। कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आएगी तो ऑर्गेनिज्म उसका रिस्पॉन्स लाजमी देगा।
ये करेक्टर है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और हम इससे क्या कहते हैं? हम इससे बिहेवियर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन रेज होता है, वाई वी क्लासीफाई बायोलॉजी, हम बायोलॉजी को क्लासीफाई क्यों करते हैं? द साइंस ऑफ बायोलॉजी इज ए वेरी वाइड बेस्ड स्टडी। जो साइंस ऑफ बायोलॉजी है इसमें बहुत वसी मुतालिया है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, यानी कि वसी तर इल्म, बहुत ज़्यादा इल्म है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। इट इंक्लूड्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए लिविंग थिंग। इसमें हम लिविंग थिंग के हर एस्पेक्ट को देखते हैं, हर एस्पेक्ट को देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पिरेशन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की करैक्टर्स क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके अंदर रेस्पिरेशन कैसी होती है, रिप्रोडक्शन कैसी होती है, एक्सक्रीशन कैसी होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर फीचर को देखना है, उसके हर करैक्टर को देखना है। Therefore, volumes and volumes of information are available under this major head. आपको मैं इसकी सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक कमरा है, उसमें कुछ किताबें पड़ी हुई हैं, कुछ किताबें पड़ी हुई हैं। मैं आप में से किसी को कहता हूँ कि जाओ केमिस्ट्री की बुक ले आओ, जाहिर बात है वो बच्चा जाएगा और केमिस्ट्री की किताब उठा कर ले आएगा, उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, उससे कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक कमरा है, उस कमरे में 1 लाख के करीब किताबें हैं, 1 लाख के करीब किताबें हैं। और जैसे लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी के अंदर सारी की सारी किताबें क्या हैं? एक ऑर्गेनाइज्ड है, तरतीबवार है। यानी लाइब्रेरी के अंदर एक खाना केमिस्ट्री के लिए, एक खाना रैक जिसे कहते हैं रैक फिजिक्स के लिए, एक मैथ के लिए और दूसरा बायोलॉजी के लिए। और मैं आपसे कहूँ कि बायोलॉजी की बुक उठा के लाएं तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, आप आसानी से बायोलॉजी की किताब ले आएंगे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया है। Therefore, volumes and volumes of information are available. इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना है, यानी जो बायोलॉजी ऑफ साइंस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मालूमात का ख़जाना है। इतना ज़्यादा मालूमात का ख़जाना है कि आप यूँ देख लें कि दुनिया में 2.5 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो डिस्कवर्ड हैं। अगर हम एक स्पीशीज़ की करैक्टर लिखें, दूसरी स्पीशीज़ की करैक्टर लिखें, तीसरी स्पीशीज़ की करैक्टर लिखें, इन सब की अगर हम लोग करैक्टर लिखें तो इतनी ज़्यादा किताबें हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएंगी और इतनी ज़्यादा किताबें हो जाएंगी जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल पेश आएगी। तो therefore volumes and volumes are of information are available under this major head। यानी ये जो बायोलॉजी ऑफ साइंस है इसके अंदर बेशुमार मालूमात का ख़जाना है। देखो 2.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हैं, अगर हर स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को लिखें तो बेशुमार किताबें हो जाएंगी।
अनगिनत किताबें हो जाएंगी। अब इट इज़ बट नेचुरल, ये इंसान की फितरत है कि वो अपनी चीज़ों को तरतीब से रखता है ताकि आसानी से तलाश कर सके। इसलिए यानी कि ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत में आता है कि वो अपनी चीज़ों को तरतीब से रखता है ताकि आसानी से तलाश कर सके। इसलिए लाइब्रेरी बनाई जाती है, उस लाइब्रेरी में किताबों को तरतीब से रखा जाता है ताकि उनको ढूंढने में आसानी हो सके, उनको आसानी से तलाश किया जा सके। यह इंसान की फितरत में है। टू डिवाइड, इसी वजह से टू डिवाइड साइंस इनटू क्वाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस, इसलिए हमने बायोलॉजी ऑफ साइंस को या बायोलॉजिकल साइंस को डिवाइड कर दिया ब्रांचेस में ताकि आसानी से समझा जा सके। कंप्रीहेंडिंग, समझना, आसानी से समझा जा सके। एंड स्टडिंग ऑफ बायोलॉजी, और बायोलॉजी को आसानी से पढ़ा जा सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कह सकते हैं, ये एक क्वेश्चन भी है कि हमें किन चीज़ों का इल्म होना चाहिए जिससे हम ये कह सकें कि ये जो चीज़ है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब अगर किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये 9 करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, जो बेसिक करैक्टर है। दूसरा मेटाबॉलिज्म हो, होम्योस्टेसिस हो, बिहेवियर हो, रिप्रोडक्शन हो, और फिर वो इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्स भी कर सके। ये सारी की सारी करैक्टर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं तो अल्टीमेटली मैं उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर कर दूंगा। डिक्लेयर कहते हैं ऐलान कर दूंगा, यानी सबको बता दूंगा कि भाई ये जो चीज़ है ये लिविंग थिंग है। डिक्लेरेशन ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट, डिक्लेरेशन ऐलान करना, बता देना, सबको बता देना, ऐलान कर देना। एनी ऑब्जेक्ट पोजेसिंग रखता है दीज करैक्टर्स, ये करैक्टर्स रखता है, यानी कि ये 9 करैक्टर्स रखता है। साइमल्टेनियसली कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए लिविंग ऑब्जेक्ट, तो उसे फौरी तौर पर लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज़, अब ये वो ऑब्जेक्ट है, बल्कि वो लिविंग थिंग है जो कि बायोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए है। अब एज ए बायोलॉजिस्ट मैं उसको स्टडी कर सकता हूँ, यानी उसके अंदर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं उन सब को स्टडी करूँगा। मैं क्या स्टडी करूँगा? मैं उसके अंदर होने वाला मेटाबॉलिज्म भी स्टडी करूँगा, उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है उसको भी स्टडी करूँगा, उसके बिहेवियर को भी स्टडी करूँगा। यानी ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उसके अंदर मौजूद हैं, अब मैं उसको स्टडी करूँगा। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। अल्लाह हाफिज़ बेटे।